तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन थोड़ा यूनिक रहने वाला है। इसका एक ही रीजन है कि जो भी क्वेश्चन लिया गया है प्रीवियस ईयर के आधार पर लिया गया है और उनसे आगे आने वाले तैयारी में पूछे जाने का पूरा संभावना है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखें, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखने पर आप लोग को पता रहेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है और किस तरह तैयारी में पूछा जाता है, उसी बेस पर क्वेश्चन है। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई का संबंध भारत के किस राज्य से था। इससे पहले वीडियो में भी मैंने अंबाबाई का कुछ क्वेश्चन कराया था और इसमें भी ले लिया। सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अंबाबाई जो स्वतंत्रता सेनानी थी उसका संबंध जो है बताइए किस राज्य से था। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। इनका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक से। कहां से? कर्नाटक से। याद रखेंगे अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी और इनका जो संबंध था कर्नाटक राज्य से था। अंबाबाई द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जागरूकता फैलाने के लिए निकाले जाने वाली रैलियों को क्या कहा जाता था। उस समय जब अंबाबाई स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही थी उनके रैलियों का क्या नाम था। प्रभात फेरियां, मशाल जुलूस, गांधी मार्च, सत्याग्रह सभा। आप लोग जानते हैं कि जब महात्मा गांधी कोई ना कोई सभा करते थे तो उनको हम लोग सत्याग्रह सभा करते थे, सत्याग्रह करते थे। हम लोग आज के समय में मशाल जुलूस निकालकर सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन अगर उस समय जो अंबाबाई स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जागरूकता फैलाने का काम कर रही थी तो उन रैलियों को क्या कहते थे। इनका सही जवाब हो जाएगा प्रभात फेरियां। क्या कहते थे? प्रभात फेरियां। तो अंबाबाई द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जागरूकता फैलाने के लिए निकाली जाने वाली रैलियां को क्या कहते थे? प्रभात फेरियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पटना कॉलेज से रिलेटेड है। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन मुख्य रूप से वास्तुकला शैली से प्रभावित है। वास्तुकला शैली से यह डिजाइन किया गया है। ये पूछा जा रहा है जो मुख्य रूप से ये जो प्रभावित है किस वास्तुकला शैली से। वास्तुकला शैली अलग अलग देशों का होता है। ये जो है प्रभावित है डच शैली से। किस शैली से? डच शैली से ये प्रभावित है पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज का भवन। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना कॉलेज का मुख्य प्रशासनिक भवन मूल रूप से डच लोगों द्वारा किस कार्य के लिए बनवाया गया था। प्रशासनिक कार्यालय, अफीम का गोदाम और कारखाना, सैन्य छावनी या फिर पुस्तकालय। तो पटना कॉलेज का मुख्य प्रशासनिक भवन मुख्य रूप से डच लोगों द्वारा जो कार्य के लिए बनवाया गया था वो कार्य था अफीम का गोदाम और कारखाना। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अफीम का गोदाम और कारखाना के लिए लोग बनवाया था उस समय। बिहार में पाए जाने वाले सोडा को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है बताइए। बिहार में जो सोडा पाया जाता है रासायनिक रूप से उसको किस नाम से जाना जाता है? सॉल्ट पीटर के नाम से। किस नाम से? सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है आप लोग को पता है इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, लेकिन नीदरलैंड में कहाँ स्थित है ये बताना है। जो आईसीजे है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय तो नीदरलैंड में है, लेकिन नीदरलैंड में कहाँ स्थित है? द हेग में, जिसको हम लोग पीस पैलेस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 10, 12, 15 या फिर 20। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ना उसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का प्रैक्टिस सेट चलते रहेगा। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट से पूरा 40 मार्क का जो है कंफर्मेशन आ जाएगा कि कितना हमारा तैयारी हुआ है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइए। 5, 6, 9 या फिर 10 वर्षों का। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है वो 9 वर्षों का होता है। याद रखेंगे कितने वर्षों का? 9 वर्षों का। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? अब आप लोग बोलेंगे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से इतना क्वेश्चन क्यों? क्योंकि टीआरई में पूछा गया है। हर एक ना हर एक टीआरई में एक ना एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन डाल दिया गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से यदि आप लोग 10 भी क्वेश्चन कर लेते हैं इंपोर्टेंट, बहुत हेल्पफुल रहेगा।
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो सर BN राव। कौन थे? सर BN राव। याद रखेंगे, RS पाठक नहीं बोल देना है, सर BN राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति जो थे सर BN राव थे, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, और ऊपर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति की बात कर रहा था। क्वेश्चन को एक ही नहीं समझेंगे, क्वेश्चन अलग अलग है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न नंबर 10 ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रेसिडेंट बनने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? वो नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। पुलिकट झील भारत के किन दो राज्यों की सीमा पर? बताइए। पिछले भी हमने अपने वीडियो में ये कराया था कि पुलिकट झील भारत के किन दो राज्यों की सीमा पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। किसके सीमा पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दो राज्यों की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। पुलिकट झील को अन्य किस ऐतिहासिक नाम से जाना जाता है? तो परले कावेरी। किसके नाम से? परले कावेरी। आप लोग याद रखेंगे, जो ऐतिहासिक नाम है परले कावेरी, वो पुलिकट झील को संबोधित किया जाता है। तो पुलिकट झील को अन्य किस ऐतिहासिक नाम से जाना जाता है? परले कावेरी के नाम से। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो लेगुन है, कौन सी है? बताइए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। कौन सा है? चिल्का झील इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। प्रसिद्ध लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। अगर आप लोग किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, बहुत हेल्पफुल रहेगा, पूरा वीडियो को जरूर देखें। तो जो प्रसिद्ध लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? वो मणिपुर राज्य में स्थित है। अर्थव्यवस्था के उद्यमों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताइए। जो अर्थव्यवस्था का उद्यम क्षेत्र है, उनको सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर बांट दिया जाता है? तो स्वामित्व के आधार पर। सिंपल सी बात है। क्लास 8 के ये सीआरटी क्वेश्चन में दिया गया, सीआरटी में दिया गया है कि अर्थव्यवस्था के उद्यमों को जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर बांटा जाता है? तो स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली किस वास्तुकला शैली का प्रतिनिधित्व करती है? बताइए। पटना सिटी में जो पादरी की हवेली है, जिसको सेंट मैरी चर्च के नाम से जाना जाता है, कौन सी वास्तुकला शैली से प्रतिनिधित्व करती है? तो गॉथिक शैली से। किससे? गॉथिक शैली से। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे आप लोग, गॉथिक शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पटना उच्च न्यायालय, जिसको हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है, भवन किस यूरोपीय शैली में बना है? बताइए। किस यूरोपीय शैली में बना है ये पटना उच्च न्यायालय का भवन, जिसको हम लोग हाईकोर्ट के नाम से जाने जाते हैं? इनका ये यूरोपीय शैली का नाम है यूरोपीय पुनर्जागरण शैली। क्या याद रखेंगे? यूरोपीय पुनर्जागरण शैली। पटना उच्च न्यायालय का भवन जो यूरोपीय शैली से बना है, यूरोपीय पुनर्जागरण शैली से। मदर टेरेसा मूल रूप से किस मूल की महिला थी? बताइए। आप लोग को पता होगा, इंडिया की नहीं थी। तो मदर टेरेसा मूल रूप से किस मूल की महिला थी? ये अल्बेनिया मूल की महिला थी। याद रखेंगे। किस मूल की महिला थी? अल्बेनिया मूल की महिला थी। मदर टेरेसा ने भारत में नर्सिंग का शुरुआती कोर्स किस चर्च से किया था? सेंट मेरी चर्च, जिसको हम लोग पादरी की हवेली कहते हैं। याद रखेंगे। पटना सिटी में है ये, आप लोग देखे भी होंगे। जो मदर टेरेसा है, भारत में नर्सिंग की शुरुआती किस चर्च में किया था? सेंट मेरी चर्च से, जिसको पादरी की हवेली कहते हैं। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये इनका ईयर पूछा जा रहा है 1979। किस वर्ष? 1979 से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो बैंकिंग है, संचार और परिवहन जैसी गतिविधियां होती है, अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताएंगे आप लोग। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग को पता होना चाहिए कि औद्योगिक आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, जो हम लोग के सेवा में आता है। बैंकिंग, संचार, परिवहन, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे। वहीं जब हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, कृषि आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है, और तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। ये तो पता ही है आप लोग को, पहले भी वीडियो मैंने पढ़ाया है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में स्थित है? इनका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है? बताइए।
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है? हिमालय, रॉकीज, एंडीज या अल्पस? पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंडीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडीज हो जाएगा। कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन कब हुआ था बताइए? कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी पहले पुणे में होना था, लेकिन कहा हो गया? बंबई में हो गया। याद रखेंगे 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई डफरिन के समय में। पूछा जा रहा है सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1907 ईस्वी में। कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। अब देखेंगे सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस थे। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए थे? रास बिहारी बोस चुने गए थे। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है बताइए? भिखारी ठाकुर, विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर या फणीश्वर नाथ रेणु? बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति के नाम से मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है बिहार में। याद रखेंगे किसको? विद्यापति को। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बोलिए। पवन सिंह, निरहुआ, विद्यापति, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, रघुवर नारायण? अरे यार, ये पवन सिंह निरहुआ ऑप्शन में भी नहीं है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। याद रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किस संस्था की स्थापना की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1905 ईस्वी में। याद रखेंगे इसको। प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी बताइए? पुरुषपुर, मथुरा, पाटलिपुत्र, उज्जैन। जो प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन थी? मथुरा थी। इनको याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश इतिहासकार ने मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? उनका क्या नाम था जिन्होंने 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? किस ब्रिटिश इतिहासकार ने? जेम्स आउटरम ने। किसने? जेम्स आउटरम ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जेम्स आउटरम हो जाएगा। इसी ने मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था 1857 को विद्रोह को। आप लोगों ने क्वेश्चन का लेवल देखा। अगर पसंद आया तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इसी तरह का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलता रहेगा। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोग को। आगे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।